चलो भाई केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम लोग, स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में इसके तो आपकी वही फिजिक्स की है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यही सब इसमें भी है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में यही है, बिगिनिंग में यही है, इसमें भी यही दिया है। तो उसको एक नजर देख लेंगे, फिजिक्स में तो पढ़ा ही है हम लोग, बस देख लेंगे फटाफट क्या है क्या नहीं। बाकी इसमें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, अब जो आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये सारी चीजें मिलेंगी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये मिलेगा, इसमें सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। चल भाई, अब देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं जरा मुझे बताना। मैटर क्या होता है पहले बताओ, व्हाट इज मैटर, ये सब बेसिक बातें लिखिएगा नहीं, बस समझने की लिखिए। मैटर किसे कहते हैं भाई, हम बताओ। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या हो, कुछ न कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर का हमें क्या क्या पढ़ना होगा बेसिकली, अगर हम मैटर को क्लासिफाई करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके स्टेट्स की बात करते हैं, इसके अपीयरेंस की बात करते हैं। तो कौन से स्टेट में मिलेगा बेसिकली हमें, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलेगा। सॉलिड में क्या होता है भाई, डेफिनेट शेप और क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है। लिक्विड में क्या होता है, नो स्पेसिफिक शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस में क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना इसका शेप फिक्स होता है, ना ही जिस तरह का कंटेनर वेसल में इसको रख देंगे उसी तरह का शेप और वॉल्यूम इसका, ठीक है ना भाई। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जब आप पढ़ रहे हो केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, किस तरह से इसको समझते हैं, आपने पढ़ा होगा मिक्सचर, एक पढ़ा होगा आपने क्या, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा। भाई जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं तो कोई क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, किसी का कम हो सकता है, तो वेरिएबल कंपोजिशन होगा उसका, ठीक है। जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, या तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिला रहे होंगे या कोई एक ही सिंगल होगा, है ना, या तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा या तो क्या होगा, कोई एक ही सिंगल होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में केमिकल क्लासिफिकेशन देखो, मिक्सचर में क्या क्या आएगा आपका, मिक्सचर में क्या आएगा भाई, होमोजीनियस होगा, क्या होगा, हेटेरोजीनियस, ये वर्ड समझना बहुत क्लियरली। प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा, एलिमेंट आएगा और तुम्हारा क्या आएगा, कंपाउंड आएगा। अब इसको समझना तुम, जब आप बात करते हो मिक्सचर की, इसमें होता है होमोजीनियस, होता है हेटेरोजीनियस, तो आप इसको क्या समझते हो, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है बताइए, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, किस टाइप के मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है बताओ। हाँ, कंप्लीटली क्या हो जाए, यही हो जाए, यही है भैया, बताइए ना। होमोजीनियस का मतलब क्या है, क्या हाँ, एकदम इसमें मिसिबल हो और और हाँ, मिसिबल, मिसिबल का मतलब उसमें सॉल्युबल है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। जैसे ऐसे समझो कि अगर हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, चीनी घोल दें पानी में, तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, पानी के पार्टिकल को अलग अलग देख पाएंगे आप, नहीं, तो कहेंगे वो क्या है, मिसिबल है। दूध में पानी मिला दें, पानी में दूध मिला दें, तो दोनों के पार्टिकल को अलग अलग आप देख सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, मिसिबल। H2O में हमने HCl का थोड़ा क्वांटिटी जो भी कुछ ऐड कर दिया कि HCl के मॉलिक्यूल जो भी हैं, H2O के मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग दे सकते हैं क्या, ये क्या है, मिसिबल। समझ में आई बात। तो मिसिबल वर्ड क्यों यूज किया जाएगा ये समझ के रखना, जब कंप्लीटली क्या हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए और हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, मतलब जो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दो 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 टर्म आएंगे बार बार आपका, एक आता है सॉल्यूट आपका, एक क्या आता है भाई, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जरा बताएं। जैसे मान लीजिए चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, है ना भाई, तो इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, हाँ, चीनी आपका सॉल्यूट है और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। जिसमें किसी चीज को डालेंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिस चीज को डालेंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जैसे हमने कहा H2O में HCl ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्यूट होगा। जिसमें डालेंगे वो सॉल्वेंट होगा। चीनी आपके सॉल्यूट होगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा। और इनके मिक्सचर से जो बनेगा वो क्या है, सोल्यूशन है। वो क्या है, सोल्यूशन है। वो क्या है, सोल्यूशन है। बहुत बेसिक बात है, ध्यान में रखना इसका, हाँ ठीक है। तो कंप्लीटली मिसिबल है। इन शॉर्ट इसको समझो कि होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात करेंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशिएट कर नहीं कर पाएंगे का मतलब ये समझ में नहीं आएगा कौन सा सॉल्यूट का है, कौन सा क्या है, सॉल्वेंट का है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे,
होमोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है, अलग अलग देख सकें। अब जैसे मान लीजिए पानी में आपका क्या है, सैंड पड़ा हुआ है, बालू डाल दिया आपने या राइस डाल दिया, पल्स डाल दिया, अभी बॉयल नहीं किए हैं, मतलब अभी अभी बॉयल नहीं किए हैं, नहीं कहेंगे सर इतना बॉयल कर दिया मिक्स हो गया, कैसे जानेंगे कहाँ पानी है कहाँ दाल। ठीक है भाई, ऐसे नॉर्मली हमने डाल दिया। क्या दोनों को अलग अलग देख पाएंगे, आराम से देख पाएंगे, पानी आपका अलग रहेगा पूरा, मतलब उसमें जो भी है राइस का पार्टिकल अलग देख सकते हो कि नहीं। मतलब ये कहने का कि दोनों को एक साथ अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई वहां तक वो हमारा सॉल्यूट है, यहाँ तक ये क्या है, यहाँ इसके बाहर क्या है, सॉल्वेंट है, तब कैसा हो जाएगा वो सोल्यूशन आपका, मिक्सचर कैसा हो जाएगा, हेटेरोजेनियस। जैसे कई बार आपके पास अगर सिरप वगैरह आता है मेडिकल स्टोर से, आप बहुत सारी दवाएं लाते होंगे, बहुत सारे सिरप में आप देखते होंगे उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं, मेडिसिन होते हैं, अगर आपकी CCLC रखी रहे तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि दो तीन लेयर्स ऐसे बन जाते हैं, कभी कभी देखते हो कि नहीं आप, तो उसमें जो चीजें मिक्स रहती हैं अलग अलग लेयर्स में दिखती हैं, इसीलिए लिखा होता है शीशी के बाहर चेक वेल बिफोर यूज, है ना भैया, मिक्सअप कर लो दवाई का पूरा कंपोजिशन तुम्हारे बेटा उसमें कुछ नहीं, वो तो पानी ही है, हाँ? 2 पैक मारो और भूल जाओ, वो वाला होता तो एक बार चलाता। ठीक है, तो हेटेरोजेनियस का मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस। फिर प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट, और क्या आता है भाई, कंपाउंड आता है। कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड है, प्योर एलिमेंट समझते हैं जो सोडियम अपने आप एक एलिमेंट है ना, ठीक है, इन सब की बात नहीं। H2 अपने आप में क्या है, कंपाउंड है, HCl भी अपने आप में एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हम बात करेंगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो भैया, क्या है, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी एंड व्हाट और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे इसमें क्या क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग क्या क्या देखेंगे, अभी जितने भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस या जो भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे ना, उन सब में हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली हमने क्या देखे हैं, देखो कलर देखना है, मेल्टिंग पॉइंट देखना है, और क्या देखना है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है, और डेंसिटी वगैरह ये सब देखना है। उसके स्टेट की बात करेंगे, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब की बात करेंगे। ठीक है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बेसिकली क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज विच कैन बी व्हाट मेजर्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, कंबस्टिबिलिटी, और भी बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, न्यूट्रलाइजेशन, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उनको देखेंगे क्या करके पड़ेगा। बस एक बेसिक आइडिया, एक ब्रीफ है कि अभी हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब इसमें क्या है, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर फॉलोड बाय यूनिट इन फिजिकल क्वांटिटी। हमने कहा था ना, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी चीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और नंबर में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। वही चीज बताया जा रहा है यहाँ। नंबर है, जैसे लेंथ हमने लिखा किसी चीज का, लेंथ ऑफ ए रूम इज व्हाट 6 मीटर। इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक नंबर आ रहा है, एक यूनिट आ रहा है, एक नंबर होगा, एक क्या होगा इसके साथ, तो कुछ ऐसी, जैसे लेंथ क्या है अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, हम इसे मेजर भी कर पा रहे हैं किसी न किसी नंबर के थ्रू, इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, है ना भाई, तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अगर ओनली 6 लिखा होता तो, कुछ नहीं लिखा यूनिट, तो बताओ, ओनली 6 लिखा होता तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, सिंबल कहेंगे हम। लेकिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका रेशियो नहीं है, हम उनको बोलेंगे रैशनल नंबर, उनको बोलेंगे क्या, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन पढ़ेंगे अभी हम आगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रेन वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे आगे, है ना। यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड, दो चीजें मिल रही हैं, एक नंबर है, क्या है, यूनिट जिसमें मेजर कर रहे हैं। यूनिट क्या होता है, ये पढ़े ना, यूनिट का मतलब क्या है, ए यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे 1 मीटर का मतलब एक डेफिनिट साइज है, 1 kg का मतलब एक डेफिनिट मास है, वेट है कि नहीं, क्लियर है ना, ध्यान रखना। एसआई सिस्टम में हमने 7 यूनिट पढ़े होंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हैं, ये सब आप देख के आ रहे हैं पीछे, बताने की जरूरत है क्या दोबारा से। हमने कहा ना स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में वही है जो फिजिक्स में आपने यूनिट्स और मेजरमेंट और एरर वगैरह पढ़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर, सब कुछ वही है, तो इसको बस फटाफट बताते चल रहे हैं। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़े हैं ना इसे डिटेल में, है ना भाई, यहाँ लगेगा कुछ नहीं पढ़े हो बताना, बाकी सब कुछ है, वहाँ ज्यादा है बल्कि यहाँ तो कम ही है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे हम लोगों ने, कौन कौन से भाई बताओ, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये पढ़े थे ना भैया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी पढ़े थे हम लोगों ने। अब किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके क्या यूनिट होते हैं, क्या सिंबल्स होते हैं, ये सारी डिस्कशन पीछे हो चुकी है, हो गया ना। चलो भाई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, डेराइव यूनिट क्या है, ये सब पीछे पढ़े हैं ना भैया। जैसे एरिया क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट इसका निकलेगा मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब होगा, डेंसिटी का होगा केजी मीटर पर। मास एंड वेट क्या होता है, बहुत फेमिलियर है आप इस वर्ड से, जानते हैं मास क्या होता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट व्हाइल द वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट।
या मास अंडर ग्रेविटी हम लोग क्या कहते हैं, वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट W इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, m/g। ये सब बहुत बेसिक जानते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है जरा बताएं, जी की वैल्यू क्या होती है भाई, 9.8 मीटर पर स्क्वायर है कि सेकेंड, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना ये। वॉल्यूम क्या होगा भाई, द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ का क्यूब, मतलब मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना भाई, सब जानते हैं। वॉल्यूम जैसे है, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान रखना, इन सब की जरूरत पड़ेगी। इसका वॉल्यूम वगैरह भी हमने निकला है ना भाई, इसकी डेंसिटी वगैरह हम लोगों ने क्या किया था, डेराइव किया था, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला लिखा था ना। और यूनिट इसकी क्या होती है, केजी मीटर क्यूब, ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर की 2-3 यूनिट आपने पढ़ा होगा, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा क्या भाई डिग्री फॉरेनहाइट, और क्या पढ़ा होगा आपने, केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लेता, थोड़ा ध्यान रखना, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगेगा, केवल सेल्सियस के साथ लगेगा और फॉरेनहाइट के साथ, ध्यान रखना, ठीक है भाई। SI यूनिट इज व्हाट, केल्विन है इसका, डिग्री फॉरेनहाइट अगर सेल्सियस में लिखना है तो ये, केल्विन को सेल्सियस में लिखना भाई, सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करते हैं आप, 273.15 होता है, एग्जैक्ट राउंड ऑफ करके हम 273 पढ़ते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें टेम्परेचर स्केल, ये आपके काम का है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना कॉपी के राइट साइड में, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। या रिलेशन सब में आप पढ़े हैं, टेम्परेचर की तीनों यूनिट में क्या रिलेशन है बताइए, C/5 इज इक्वल टू क्या है, F-32/9 इज इक्वल टू K अपॉन क्या भाई 5। ये नोट कर लेना, अगर रिलेशन पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लेना, ये काम का है, काम आएगा। सी में डिग्री सेल्सियस को, S कहाँ S है, ये 5 है बेटा, C/5 लिख लेना। ये C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, डिग्री सेल्सियस, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री फॉरेनहाइट, और K किसके लिए है, केल्विन के लिए, डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट। ये टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। विनोद कुमार लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन क्या है 9 इज इक्वल टू K अपॉन क्या है 5, है ना भाई, जरा देखना। अब जब केल्विन में क्या है आपका 273.15 केल्विन है, जब केल्विन वाले स्केल पे हैं हम, ये है 273.15 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ये 0 होगा। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, इनमें रिलेशन इसी तरह से आया। लेकिन फॉरेनहाइट में ये कितना होगा 32 डिग्री, कितना होगा भैया 32, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लिखें या 273 केल्विन, या फिर डिग्री फॉरेनहाइट में लिखेंगे क्या होगा 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 36 पॉइंट समथिंग 37 मानते हैं आप लोग, हाँ डिग्री सेल्सियस 98.4 98.6 लेते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट में आता है। कन्वर्जन तो पता है ना, यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, फॉरेनहाइट में, तो C इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, ठीक है, या हाँ हाँ नहीं F को निकालना चाहते हो ना, फॉरेनहाइट में निकालना चाहते हो ना तुम, फॉरेन में निकालना चाहते हो तो क्या होगा, देखो F इज इक्वल टू क्या होगा, ये 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9/5, और ये क्या होगा C होगा -32 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा +32, तो कितना जाएगा 1.58 कितना होगा 40 प्लस के 32 होगा, तो 1.8 C प्लस क्या हो जाएगा 32। जैसे अब C के वैल्यू क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी की तुम बात कर रहे हो 36.6 37 लिखते हो आप, अब जैसे यहाँ 37 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 1.8 प्लस 32 करो 98 पॉइंट समथिंग आता है, 6 या 4 ऐसे आता है ना डिग्री फॉरेनहाइट, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ना, फॉरेनहाइट में ऐसे आएगा। बस वही रिलेशन यूज करके कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट चेंज करना होगा। तो अब यहाँ देखो रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, रूम टेम्परेचर कितना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखे तो कितना होगा, ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है भैया 25। अगर केल्विन में इसको देखें तो कितना होगा भैया 298, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या ऐड करते हैं बेटा लिख लो भैया राजकुमार, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो भैया 273 क्या करेंगे ऐड करेंगे, 273 क्या करेंगे ऐड करेंगे, ध्यान रखना।
तो रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, कैलविन में चेंज करेंगे 298 कैलविन आ जाएगा, है ना भाई। यहाँ हाँ बेटा, क्योंकि एसी चल रही है ना। अरे नहीं 20 नहीं, मेरे ख्याल से ये 22 होगा, क्योंकि 22 पे सेट किया है ना, इसलिए 22 होगा। हाँ नहीं, इस समय 27 होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना टेम्परेचर और बढ़ गया है, थोड़ा समर का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें और भी ज़्यादा होगा, तभी तो 45 46 पहुंच जाता है। 48 तक में तो 50 मार देते हैं, 48 तक में तो 50 वाले निपटने लगते हैं, 58 होगा तो तुम 25 वाले भी निपटने लगेंगे, तभी तो लू चलेगा, तभी तो तुम बेटा घर में बैठोगे, फिर एसी चलाओगे और तेज हवा चलेगी और गर्म हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर हाई होगा, ये बेटा और चलाओगे। हाँ बेटा एसी चलता रहेगा, अपनी एसी चला के बैठ जाना, अब बाहर किसी को भेज देना। अरे बेटा हाँ हाँ और क्या, बिल्कुल। तो बेटा ये कल से ठीक है बेटा, बस एक फैन है तुम लोगों का, ये सब बंद करा है। कल से सब जनता का भला होगा, कल से बस एक ही फैन चलेगा, ठीक है। देख बेटा, जब 100 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे कितना आएगा 370, बस 273 ऐड कर देंगे हो जाएगा। रूम टेम्परेचर को अगर डिग्री फॉरेनहाइट में लिखना हो तो ये कितना आता है भैया 77 डिग्री फॉरेनहाइट। कुछ फैक्ट्स जरूर याद रखना, निकालने बैठ जाओगे रिकॉल करने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए याद रखना। 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखेंगे तो कितना होगा 298 केल्विन, डिग्री फॉरेनहाइट में लिखेंगे 77 डिग्री फॉरेन। अब इसको जब लिखेंगे तो यहाँ कितना आया भैया 212 डिग्री। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे कितना आ जाएगा 373, और फिर डिग्री फॉरेनहाइट में लिखेंगे कितना आ जाएगा 212 डिग्री फॉरेनहाइट। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा नोट कर लो, ज्यादा उड़ो नहीं, नहीं सब करो। हमने कहा तुम्हारे पास रिलेशन है, तुम वैल्यूज रखोगे आ जाएगा, लेकिन हमने कहा कुछ चीजें आप निकाल भी रहो भाई, निकालना सीखो लेकिन कुछ डेटा जरूर याद रखो। हाँ हाँ ठीक है, लिख लिया भैया आप लोगों ने, चले आगे, बाकी आप लोग जीनियस हैं। हाँ लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे 273 केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना है भैया 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे 298 केल्विन, डिग्री फॉरेनहाइट में लिखेंगे 77 डिग्री फॉरेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे 373 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। मैंने स्टार्टिंग में कहा जितनी चीजें कहेंगे आप उसको या तो याद कर लो या लिख लेना, क्योंकि बीच में अगर आप फंसे तो आप समझना आपकी गलती है, आप कहीं नहीं फंसेंगे, मैं बता रहा हूँ बड़ी स्मूथ जर्नी होगी, आपको मैं एहसास रियलाइज करा दूंगा 11th की केमिस्ट्री आपकी 10th से ईजी है, और आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे कंपटीशन वाले सब ईजी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सब दिमाग में होने चाहिए जितने बता रहा हूँ, यही तो रियल टेस्ट होगा। समझा, तब समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। अभी उस दिन देखो मॉर्निंग में, जैसे मंडे को संडे को मॉर्निंग में तुम लोग बताए सेट सबसेट प्रॉपर सबसेट पढ़े थे ना तुम लोग, नहीं है? अभी क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें डिफरेंस समझाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान समझ रहा हूँ, असली टेस्ट यहीं से। भैया लिखें नेक्स्ट, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, प्रेशर इज इक्वल टू होता है क्या बेसिकली फोर्स अपॉन क्या होता है क्रॉसिंग, यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या होता है पास्कल, कहीं कहीं यूनिट लिखा रहता है एटीएम, क्या लिखा रहता है भैया एटीएम, एटीएम का मतलब क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 एटीएम में कितना प्रेशर होता है भैया 1 एटीएम में कितना प्रेशर होता है, ये सब डेटा याद रखना नहीं है। 1 एटीएम का मतलब कितना होता है 760 mmHg या 76 सेंटीमीटर Hg या 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
भैया कुछ फैक्ट जरूर याद रखिए। 1 ATM का मतलब ये होता है ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, इसलिए याद रखो जो बता रहे हैं। बार बार कहीं ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा केमिस्ट्री में, तुम कहते हो ना एट STP। STP का मतलब क्या होता है भैया? भैया मान जाइए ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। या क्या लिखा रहता है? NTP। NTP का मतलब क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो टेम्परेचर लिखेंगे भैया 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो लिखेंगे 1 ATM। क्या लिखेंगे? 1 ATM या 760 mmHg। बाकी हमने आगे लिख ही दिया है, ध्यान रखना आप। STP NTP के क्या मतलब है ये जानते रहना। हर सब्जेक्ट का अपना कुछ बेसिक होता है, उन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स अगर आपको आते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए अच्छे से पढ़ो, ठीक है भाई। लेकिन बीच में बिल्कुल भी थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, फिर लगातार आप प्रॉब्लम सफर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए स्टार्टिंग से गलती नहीं करना, समझ लो, ठीक है भैया। चलिए, कुछ डेटा हैं, कुछ याद करने पड़ेंगे। है अब केमिस्ट्री से थोड़ा सा लगाओ बनाओ, थोड़ा सा इससे भी जरूरी है। ये लिखा है, ठीक है। हाँ, टॉर है, यूनिट है, टॉर भी यूनिट है। टॉर टॉर टोर टॉर बोलते हैं इसको, टॉर। 1 mmHg इक्वल टू क्या होता है? 1 टॉर होता है, ठीक है। वही सब चीजें हैं पीछे जो लिखे। साइंटिफिक नोटेशन देखो क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने आपको पहले भी बताया था ना, डेसिमल से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट रखने हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बताया ना, फिजिक्स की क्लास में भी पढ़े थे हम लोग। बाकी सब पढ़ने की जरूरत है क्या? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n × 10 की पावर n वेयर n एक्सपोनेंशियल हैविंग दिस n नंबर विच इज दिस, इस फॉर्म में लिखा जाएगा नंबर, है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल में समझाया गया आपको, है ना। कैन बी रिटेन एज दिस, ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारा। ओके भाई, बात किए थे, बेसिक चीजें हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब सीखे हैं क्या? अरे पीछे तो पढ़े हैं ना, 10 की पावर वाले सब, एडिशन सब्सट्रैक्शन बताने की जरूरत है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब पढ़े ना, पावर ऐड होंगे कब सब्ट्रैक्ट होंगे, पढ़े ना, ये सब बेसिक चीजें बताने की जरूरत है। डिवाइड करेंगे पावर सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगे, है ना भाई। बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। प्रेसिजन एक्यूरेसी की बात हो गई थी क्या पीछे? पीछे बात हुई ना, प्रेसिजन रेफर्स टू व्हाट? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम, और एक्यूरेसी क्या है? एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू की बात। ये फिर इमेजेस की कुछ बात किए थे, याद है? देखो हाई लो यहाँ लिखा होगा, अगर लिखा हो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये टारगेट है, ये क्या है? ना ही एक्यूरेट है, ना ही क्या है, मतलब एक्यूरेट है क्योंकि टारगेट को उसमें है, लेकिन प्रेसाइज नहीं है क्योंकि सभी हिट्स क्या है हमारे, दूर दूर हैं, जो भी है जहाँ स्ट्राइक कर रहा है वो। हाँ, और ये क्या है भैया? देखो मेन उस पर हिट भी कर रहा है और पास पास भी है, तो हाई एक्यूरेसी भी है, हाई प्रेसिजन भी है इसका। इस केस में क्या है? प्रेसिजन हाई है लेकिन एक्यूरेसी क्या है? लो है ना भाई। यहाँ इस केस में क्या है? लो प्रेसिजन लो एक्यूरेसी, दोनों है ना। बाकी इसको समझे तो थे ही पीछे वाली क्लास बेटा। बेटा मोस्ट प्रेसाइज होगा, लो एक्यूरेसी होगा, लो एक्यूरेसी होगी। नहीं बेटा, टारगेट से काफी दूर है ना ये मोस्ट प्रेसाइज, मैंने बताया था तो पीछे डिस्कस किए थे ना इसको। हर चीज ध्यान रखना है, मैंने कहा स्टार्टिंग में ये सब मिलेगा। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब पढ़ लिए हैं क्या? है ना। जीरोस बिटवीन दिस इन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल जैसे इसमें 3 है, और क्या है भैया? जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे भाई। फिर कहा जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट? सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। ये सब पढ़े हैं ना हम लोग। फिर रूल्स फॉर ये है भैया, फोर्थ में देखो, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडिंग दे आर ऑन राइट साइड। राइट साइड में जितने जीरो जाएंगे सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। एग्जैक्ट नंबर हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको जरा ध्यान रखना। एग्जैक्ट नंबर हैव व्हाट? एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको इस तरह से मानते हैं कन्वेंशनली, इसको ध्यान में रखना। जिसे लिखा है 4 पेन्स और व्हाट 40 कॉपीज, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इनफाइनाइट मान के चलेंगे।
एग्जैक्ट नंबर जब भी रहेगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट। इसको कन्वेंशनली में एग्जैक्ट नंबर का मतलब कोई यूनिट नहीं लिखा है, बस ऐसे काउंटिंग नंबर्स लिखे हैं तुम्हारे, तो उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट। अब 4 पेन्स है, कोई काउंटिंग है ना ये बेसिकली, तो काउंटिंग की कोई लिमिट है, कितना भी हम कर ले काउंट, है ना भाई, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है ना भाई। एन एग्जैक्ट नंबर है व्हाट, इनफाइनाइट, यूनिट नहीं लिखा है, हाँ इस तरह से, ठीक है। जैसे 4 पेन ये सब है काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर जब आएंगे तुम्हारे ये सब लिखना। सिग्निफिकेंट फिगर्स वही मल्टीप्लाई करना है, एड सब्ट्रैक्ट करना। देखो ये देखो मैंने कंसेप्ट बताया था, है ना, क्या लिखा है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड एज हैविंग द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज द नंबर विद द व्हाट, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। याद है मैंने बताया था कि क्यों कहीं 2 डेसिमल आ रहा है, कहीं 3 आ रहे हैं, समझाया था ना, याद है, दिख रहा है नहीं, सारी चीजें सब कुछ आपको मिलेगा फिर वहां से, वही सारी चीजें हैं। फिर डायमेंशनल एनालिसिस पीछे पढ़े हम लोगों ने, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, हमने कहा ना स्टार्टिंग में सब वही आएगा। 1 डजन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, हाफ डजन क्या होगा ये सब पता है। डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब कितना होता है, इस पे भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, हाँ लिखो चलो 1 मोल लिखो बेटा, नहीं पढ़े हो चलो लिखो भैया, यहां से सफर स्टार्ट, यहां से जर्नी स्टार्ट करो एकदम अच्छे से, ये जर्नी स्टार्ट अपनी 11 की। अब लिखो भाई क्या 11th का है ना भाई। अब स्टार्ट करते हैं, 1 मोल का मतलब क्या होगा ये बताएं, गजनी देखो होगा। एवोगैड्रो नंबर को किसे भाई, या तो एन से करेंगे रिप्रेजेंट, या सिंपली किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। लिखो पहले एवोगैड्रोस नंबर, ये नंबर ध्यान रखो, बाकी सब जो ध्यान रखना था रख लिए हो, आगे हम ध्यान रखेंगे। चलो एवोगैड्रोस नंबर क्या होता भाई, या तो एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या सिंपली कैपिटल एन लिखेंगे। वो नंबर कितना होता भाई, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर क्या है, 23। 1 mole of a substance is defined as the number of entities same as the number of atoms present in 12 gram of carbon C12 isotope. This is equal to what, Avogadro's number, ये सब, हाँ C12। हाँ बेटा अभी देखेंगे। 1 मोल का मतलब क्या क्या होता है लिख लो भैया, चलेंगे बेटा, जाने वाले को कौन रोक सकता, लिखते हैं। ओ हो, ऐसा है क्या, 1 मोल का मतलब, या तो हम मास के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हैं, मास के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहेंगे तो ये क्या होगा भाई, मोलर मास होगा, ये क्या होगा, मोलर मास। अब ये चीज़ें आपके लिए हो सकता है थोड़ी नई हो, तो देखेंगे, जिनके लिए नई नहीं है बधाई हो, देखिए जिनके लिए नहीं है वो पेशेंस रखेंगे, थोड़ा बताया जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छे से देखना भैया, बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा यकीन करिए इसमें, इसलिए भैया अच्छे से देखो। नंबर ऑफ पार्टिकल नोट करो इसको, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट में देखेंगे तो एवोगैड्रो नंबर क्या होगा भाई, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मोलर वॉल्यूम के बराबर आएगा ये होगा मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम होता कितना है, 22.4 लीटर, या क्या होगा 22,400 मिलीलीटर।
अब मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। 1 से 20 तक एलिमेंट हमने लर्न करने के लिए कहा था, आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना भाई, याद तो होगा ही सबको। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 1 मोल का मतलब क्या है मोटा मोटा लिख लिया, कल से यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अपना सफर स्टार्ट होता है, इसको समझना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि मोल अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो पहली चीज तो पूरी थ्रू आउट द केमिस्ट्री आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, जहां जहां भी इसका यूज होगा। दूसरी चीज, क्लास 12 की पहले चैप्टर में आपका सोल्यूशन चैप्टर है, वहां पूरा इसका एप्लीकेशन है, लेकिन वहां ये नहीं दिया है, इसलिए आपको पढ़ के रखना पड़ेगा अच्छे से, इसे आप स्किप नहीं कर सकते किसी कीमत पे, इसलिए अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए और टाइम पे रहेंगे, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कल, ठीक है भाई, डन, थैंक यू।